नमस्कार। स्ट्रीट मेल टीवी पे आप सबका स्वागत है। सामान्यतः कोई भी मुख्यमंत्री सरकार की सालगिरह पर प्रेस वार्ता कर अपनी उपलब्धियां बताता है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस परंपरा को तोड़ते हुए सरकार के 600 दिन पूरे होने पर अपनी पीठ थपथपाई। यह 600 दिन वाला आइडिया चौंकाने वाला था। इस प्रेस वार्ता के बाद दिल्ली में हलचल तेज हो चली है। साथ में चर्चाएं भी चल पड़ी हैं कि चंडीगढ़ में कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला। खैर, सीएम साहब ने 600 दिन का हिसाब दिया है। आज स्ट्रीट मेल टीवी ने इस बैलेंस शीट का ऑडिट करने के लिए जिला के कुछ दिग्गज नेताओं को बुलाया है, जो हमें बताएंगे कि बीते 600 दिनों में सरकार कहां सफल रही और कहां असफल रही। क्या सरकार 600 दिनों में रोजगार के अवसर बढ़ा पाई? क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाया? क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाई? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफसरशाही के मामले में हम कहां खड़े हैं? इन सब बातों पर, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे बीच हैं जिला कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर अरविंद शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के पश्चिम जोन के लीगल सेल के अध्यक्ष माननीय सुशील बिश्नोई जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय बलदेव गरोहा जी। सबसे पहले आज इस महामुद्दे की इस डिबेट की शुरुआत हम भाजपा के जिला अध्यक्ष बलदेव गरोहा जी से करेंगे। उनसे पूछेंगे कि 600 दिनों में आपकी मनोहर लाल सरकार की क्या उपलब्धियां रही, कहां तक सरकार सफल रही, क्या सरकार लोगों को संतुष्ट कर पाई? गरोहा जी। सबसे पहले मैं विजय जी, स्ट्रीट मेल के जो संपादक हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया मौका हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनके साथ बैठने का हमें सुनहरी मौका दिया, और आपकी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस से मेरे बड़े भाई श्री अरविंद शर्मा जी, और आम आदमी पार्टी से मेरे बहुत ही वरिष्ठ साथी और एडवोकेट सुशील बिश्नोई जी, मैं इनका भी जहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं पहले आ गया था इसलिए मैं मेजबान ही समझो। जैसा कि विजय जी आपने बताया कि 600 दिन जो हरियाणा की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में आप लोगों की सभी के सहयोग और समर्थन से जो 7 सालों से सरकार चल रही है हरियाणा में, उसकी उपलब्धियां मैं अगर गिनाने लगूं तो कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि नहीं, आप मुख्य उपलब्धियां बताइए। मुख्य सबसे पहले तो हमारी सरकार का जो मेन नारा था कि सबका साथ सबका विकास, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किसी के जातीय या किसी के क्षेत्रवाद या किसी जिले से कोई भेदभाव नहीं किया गया। पहले की सरकारों में जैसे किसी जिले का, विशेष तौर पे किसी जिले का या किसी क्षेत्र का विकास होता था, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जनता के विश्वास पे खरे उतरने के लिए सभी हरियाणा का समान रूप से विकास किया गया, और आज भी वो विकास जारी है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हरियाणा सरकार ने सभी विधायकों को 5-5 करोड़ की जो ग्रांट दी, उसमें किसी ये नहीं सोचा भी कोई विपक्ष कह जाए सरकार के पक्ष में। सभी 90 के 90 एमएलए को बराबर की 5 करोड़ की जो ग्रांट दी गई, भी सभी क्षेत्र का विकास समान रूप से हो सके, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में लगाएं। कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी जो योजना माननीय मनोहर लाल जी ने दी, भावांतर योजना। भावांतर योजना में आप देखोगे 14 फसलें, जो कभी आलू या गोभी या कोई और फसल होया करती थी तो सड़कों पर उड़ जाती थी जब ज़्यादा उत्पादन हो जाता था, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने जैसे आलू का रेट 7 रुपये, गोभी का रेट 7 रुपये, प्याज का रेट 6 रुपये, और सभी 14 फसलें इसमें आते हैं, भिंडी, करेला, लौकी, सभी 14 फसलों का रेट। अगर जी आप इस बात से कहां तक सहमत हैं कि मुख्यमंत्री ने सबका समान विकास किया और किसानों के हित में भावांतर योजना चलाई, जिससे 14 फसलों का लाभ मिला?
आज सबसे पहले तो मैं आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए श्री विजय मेहता जी का, व स्ट्रीट मिल के सारे परिवार का, व स्ट्रीट मिल के सभी दर्शकों का, व मेरे इन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और इन साथियों से निवेदन करूंगा कि एक स्वस्थ बढ़िया चर्चा करें। जहां तक बात है कि 600 दिनों का ये सरकार व्याख्यान कर रही है बहुत बढ़ चढ़ के, ये एक इवेंट सरकार है। आज हमारे 100 दिन पूरे हो गए, आज हमारे 200 दिन पूरे हो गए, आज 400 दिन, आज 600 दिन। ये क्या सरकार अपने दिन गिन रही है क्या? ये कभी ये नहीं बताते कि हमने पिछले 7 सालों में क्या किया। जहां तक मैं कहूंगा, इन्होंने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं हरियाणा के अंदर, जो कि ग्रोवा जी नहीं बता रहे। इन्होंने बेरोजगारी में पूरे देश में एक रिकॉर्ड बनाया। आज हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 पे है, और हरियाणा में हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। दूसरा, भ्रष्टाचार में एक रिकॉर्ड बनाया हमारे प्रदेश ने। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल आज हमारे प्रदेश में खत्म हो गई है। जगह जगह फिरौतियां, डकैतियां, और प्रदेश में कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है। जहां तक, और हमारे टैक्स इतने बढ़ा दिए प्रदेश के अंदर। ग्रोवा जी, अरविंद शर्मा जी का कहना है कि आपकी सरकार तो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है। बेरोजगारी में हर तीसरा आदमी बेरोजगार हो गया है, युवा नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं। आप बताओ क्या कहते हो? हमारी सरकार में, वैसे तो सारे हरियाणा की सरकार है, मैं ये नहीं, चलो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन हरियाणा में जो सरकार है वे सभी लोगों की सरकार है। बेरोजगारी का जहाँ तक जिक्र किया, पहले की जो सरकारें थी उनका अगर आकलन करोगे बेरोजगारी के हिसाब से, तो उस टाइम नौकरियां बिका करती थी। आज अगर आप किसी भी क्षेत्र में कितने भी जो रोजगार मिले हैं, 72,000 73,000 जो रोजगार मिले हैं, कोई भी आदमी अगर उंगली खड़ा करके कह दे भी मैंने एक पैसा किसी को दिया है, अगर पारदर्शी सरकार। ये बात मैं वैसे नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़ों से नहीं, ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में नौकरियां बिकती थी। उसी का जवाब, ये CMIE की रिपोर्ट है। उसने ये रिपोर्ट दी है कि हरियाणा में आज तीसरा बात ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में नौकरियां बिका करती थी। कोई एक नौकरी नहीं बिकती थी, बिल्कुल पारदर्शिता थी, मेरिट के आधार पे लगते थे। अब आरोप तो कोई लगा ले, उसका हम क्या करें? कोई एक प्रूफ दे दे कहा कोई नौकरी बिकी हो। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, ये कहते बिकती थी, और तुम तो नौकरियां निकालते ही नहीं हो, निकालते हो तो कैंसिल कर देते हो। क्या ये मजाक बना रखा है बच्चों के साथ, उनकी फीसें भरवा लेते हो, और फिर उसके जब वो लाखों करोड़ों रुपया फीस के रूप में वहां इकट्ठा हो जाता है, उस पोस्ट को कैंसिल कर देते हो। पोस्टें आज तक इन्होंने कभी सिरे चढ़ाई नहीं। जी सुशील बिश्नोई जी, आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या नौकरियों की क्या स्थिति है, क्या भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? भ्रष्टाचार इनकी पार्टी में था, अब उससे ज्यादा है। यानी कि पहले 1 था तो अब 3 है। महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार की महंगाई बढ़ गई है। महंगाई का तरीका भी बदल लिया है। पहले ये तो था कि रेगुलर भर्ती में भ्रष्टाचार था, अब रेगुलर भर्ती फॉर्म भरवाया, कैंसिल कर दिया और आउटसोर्सिंग पॉलिसी में ले आए, और वहां अपने कर्मचारी को लगाने के लिए अपने घर की दुकान खोल ली, और जिसको मर्जी 40 का कंप्यूटर का ठेका है, स्वीपर लगाना तो 20 का ठेका है, ऊपर लगाना तो 1 लाख का ठेका है, और एक ऑफिसर को नियुक्त कर दिया, तू हमारे को देता रहे। ये आज मैं इनका कहना है कि 40,000 रुपए में कंप्यूटर ऑपरेटर लगाया जा रहा है आपकी सरकार में। पास इसमें वीडियो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। ये कुछ लोग जैसे पिछली सरकारों में चलता रहा है, उसी ढर्रे पे तोल रहे हैं सरकार को। इस सरकार में बेरोजगार जो लोग हैं उनसे भी पूछ के देखो, वो सोचते हैं भी अगर रोजगार मिलेगा तो इसी सरकार में मिलेगा, और पहले की तरह रोजगार मिलेगा। ये तो जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो सरकारी नौकरियां लगे हुए हैं, उनको हटा रहे हैं। पहले टीचर आज तक बैठे हैं, दुनिया भर के यहाँ इन्होंने पहले की तरह ये नहीं भी मेरा मामा या मेरा ताऊ या मेरा चाचा कोई राजनीति में कोई बड़ा नेता होगा तो मैं रोजगार प्राप्त करूंगा, नहीं तो मेरे को नहीं मिलेगा। लेकिन अब मनोहर लाल जी के ऊपर बेरोजगारों को भी फेथ है भी, अगर
नहीं, वो कह रहे हैं सुशील बिश्नोई जी भी नौकरी आप लगा ही नहीं रहे, आप नौकरी निकालते हो, कैंसिल कर देते हो, फिर आउटसोर्स पे लगाते हो। अभी सेक्रेटरियों के लिए अभी सेक्रेटरियों के लिए हमने अप्लाई निकाली है और पुलिस के लिए 8,000 पुलिस की भर्ती भी करी है, पहले भी 11,000 पुलिस की भर्ती की है, और डी ग्रुप की भी हमने 20,000 नौकरियां दी है, दी क्यों नहीं दी है हमने, मैं फैक्ट्स के आधार पर बताता हूँ। ये सरकारी हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगाए थे, सभी कंप्यूटर हो चाहे स्वीपर हो कुछ, उन आदमियों को नई एजेंसी आई, उन 55 आदमियों को हटा दिया गया और सब आदमियों को 50-40 हजार 1-1 लाख रुपए लेके लगाया। मेरे पास वीडियो है। और वो आदमी हाईकोर्ट में गए जो हटाए गए थे, हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी किया कि इनको ज्वाइन किया गया। नहीं, आपके पास वीडियो, आप थाने में क्यों नहीं गए? हम थाने भी गए, हम मनोहर लाल जी के पास भी गए, हम सीएम विंडो भी गए, हम कोर्ट में गए, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इन्होंने ज्वाइन नहीं करा। ये सरकार इतनी भ्रष्ट हो गई है। एजेंसी किसी दादा की, किसी नाना की, किसी मामा की नहीं है, एजेंसी कोई भी ले सकता है इस सरकार में। इस सरकार में ये नहीं है कोई एमएलए का रिश्तेदार होगा, चाहे मंत्री का रिश्तेदार होगा, चाहे किसी और मंत्री का रिश्तेदार होगा, ये होगा। इसमें जो आउटसोर्सिंग की जो एजेंसी मिलती है पारदर्शी तरीके से मिलती है, जो कम रेट में लेता है उसको मिलता है। कोई सिफारिश नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ा है ना, इन्होंने तो इस आपदा के अंदर भी अफसर बनाया है। शराब घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, जब महामारी इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर फैली हुई थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त भी ये घोटालों में संलिप्त थे। उस वक्त शराब बिक रही थी शरेआम, इन्होंने उसके अंदर घोटाले किए। रजिस्ट्रियों के अंदर इतना, जहां पे अवैध कॉलोनियां थी और थी, उसके अंदर करोड़ों अरबों रुपया के घोटाले हुए। कोरोना में भी कह रहे हैं कि कोरोना में भी आपके लोगों ने बख्शा नहीं। उस पे भी आएंगे, लेकिन कोई भी घोटाला अगर हमारी सरकार में 7 साल की मोदी की सरकार, 7 साल की मनोहर लाल जी की सरकार में अगर एक भी घोटाला कोई किसी अखबार में किसी उसमें छो कर दे तो हम देनदार हैं। एक भी घोटाला, लेकिन पिछले आप सब जानते हो कि कैसे कैसे सरकारें रही है, घोटालों पे घोटाले, घोटालों पे घोटाले, घोटालों पे घोटाले, कितने घोटाले कराए हैं जो पहले की सरकारों में चलते रहे हैं। लेकिन एक भी घोटाला अगर साबित हो तो जो मर्जी जनता की अदालत है सजा देगी। फतेहाबाद की सुन लो आप, फतेहाबाद में बैंक, कोऑपरेटिव बैंक ने 6 कनाल पे 8-8 लाख रुपए के लोन दिए, 90 करोड़ का लोन दिए। FIR दर्ज हुई मैनेजरों के खिलाफ, FIR दर्ज करके छोड़ दिए, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया। यहाँ DL और RC का घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, SDM और कर्मचारियों के खिलाफ हुआ। एक भी इन 6 साल में एक भी फतेहाबाद जिले का और हरियाणा छोड़ो, अब सिर्फ फतेहाबाद की बात करो जब हम यहाँ बैठे हैं, एक भी मुकदमा दर्ज हुआ और किसी कर्मचारी को गिरफ्तार किया या किसी को सजा दी? पहली बात तो गिरफ्तारी नहीं, सजा तो बाद की बात है। आप बता दो। नहीं, RC घोटाला कौन सी किस में हुआ? अभी पत्रकारों को भी बताया, RC घोटाला तो मेरा ख्याल पहले की सरकार में हुआ है। वो जो SDM के उसमें था, सरकार में चली आ रही थी वो 2-3 SDM के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है उसमें। आप कह रहे हो मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। अगर किसी ने घोटाला किया तो उस लाखों के पीछे जाएगा, बात नहीं जाएगा। इसमें प्रक्रिया ऐसी है, मेरी बात तो 20 साल 15 साल तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसके भी 25 साल लगे थे। आप तो वकील हो, आपको तो पता है किसी कोरोना में शराब की तो बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, अवैध शराब की, और डिस्टिलरियों से निकल रही है, हरियाणा की डिस्टिलरी जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा। कहीं जवाब नहीं दे पाएंगे। माननीय गृह मंत्री विज साहब ने बड़े सख्त शब्दों में कहा भी कोई भी नजदीकियों किसी का वो बख्शा नहीं जाएगा। वो विज साहब तो कहते वो कार्रवाई नहीं हो रही, तो राज में रख लेते हैं ना, आगे निकालते हैं इसको। फैल चल रही है, विज साहब खुद कह रहे हैं मेरी फाइल अटकी हुई है सारी, जितनी मैंने इंक्वायरी बिठाई है मेरी कोई फाइल चल रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ सर सिविल हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार की क्या बात करें, ऑफिसर के टेबल पे पैसे पाए गए और वो जांच की विजिलेंस ने जांच की, विज साहब की टेबल पे पड़ी है 3 साल से। ये तो बात थी बेरोजगारी की और भ्रष्टाचार की, उसका ये कोई जवाब नहीं दे पाए। अब बात करते हैं ये महंगाई की, टैक्स बढ़ाने की। आज इनकी सरकार बनने के बाद जो 2 रुपए का स्टाम्प पेपर कांग्रेस राज में मिलता था सरकार बनने से पहले, आज वो 2 रुपए 2000 का है। महंगाई इतनी चरम सीमा, छोटी छोटी टैक्सेस पे बात कर रहा हूँ। चाहे आप तहसील ऑफिस में चले जाओ, जो रजिस्ट्री 3% पे होती थी वो 7% पे होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में और 2% का छूट थी वो इन्होंने आज बराबर पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को 7% के दायरे में ला दिया। बताओ इतना पैसा ये कहाँ जा रहा है, हम तो हैरान है। दूसरे तो ऑनलाइन है, उसमें भ्रष्टाचार कह रहे हैं, स्टाम्प शुल्क बढ़ा दिया है, 2 रुपए वाला स्टाम्प 2000 का कर दिया,
3% पर रजिस्ट्री होती है, 7% पे हो रही है। और गन लाइसेंस है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की आरसी बनवानी है, गाड़ी का कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना है, छोटी छोटी चीजों पे आप लोगों ने इतने ज्यादा टैक्सेस कर दिए कि लोग हैरान है। टैक्स भर भर के डेवलपमेंट करनी होती है ना सरकार को। चाहे आप शहर के अंदर लगा लो, ये हाउस टैक्स है, ये जितने भी ये लेने जाते हैं वो प्रॉपर्टी आईडी, उसके अंदर देखो कितना भारी टैक्स हो गया। एक आईडी छोटे से अगर मकान आप एक गरीब आदमी बेचता है 2 मरले का 3 मरले का, उसमें 1-1 लाख रुपए आईडी खर्च है। सर डेवलपमेंट की बात जहाँ तक कर रहे हैं, मैं फतेहाबाद हम शहर में बैठे हैं, 600 दिन मनोहर लाल जी बात कर रहे हैं, 600 दिन में कोई 6 ऐसी बताओ शिलान्यास करके उनका उद्घाटन करके 6 दिन में बना दिए। 6 बहुत बड़ा सवाल किया वकील साहब ने भी, कोई 6 काम बता दो 600 दिन में जो फतेहाबाद में हुए। क्यों नहीं हुए? कॉलेज का निर्माण, कॉलेज बना है भूना में, एक बड़ा भूना में, एक महिला और बस स्टैंड बना, सर बन रहे हैं। वो तो कांग्रेस के राज में सर, कांग्रेस का तो कांग्रेस के राज में हुआ था। आपने 7 सालों में मुश्किल से वो कहीं पूरे कर पाया। जब बजट भी इश्यू हो गया था 6 काम कहे नहीं उन्होंने, 6 काम बताओ। जवाहे सड़कों का जाल, बिजली 24 घंटे, कौन सा काम नहीं किया? हमने वो पत्थर लगाने वाली परंपरा हमने तोड़ दी है, पत्थर लगाने वाली परंपरा हमने तोड़ दिया। हमारा तो बिल्कुल पत्थर तो ऑफिस से लगाने लगे आप। नहीं परंपरा बढ़ाई है। पत्थर में तो सपोज करते हैं पत्थर ना लगे। हमने सभी काम, घोषणाओं की सरकार है, धरातल पे एक काम नहीं हुआ इन 7 सालों में। कांग्रेस ने ही जितना विकास कराया इनके 7 साल के अंदर। वही तो हैरान है, टैक्सों की तो भरमार कर दी जनता पे, और वो पैसा गया तो गया, काम तो ये हैरान है जनता से इतना आपने दोनों हाथों से जनता को निचोड़ा है टैक्सेस के रूप में। नहीं, आप ऐसे क्या देखते हैं जिले में क्या क्या काम हुए हैं 7 साल में? बहुत काम हुए हैं। कोई काम 6 काम उन्होंने कहे हैं, बड़े काम क्या दिया? देखो अपने सामने रोड नहीं देखा है, 4 लेन सड़क बनवा दी है, कॉलेज बनवा दिया है, और बताओ। और 3 नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर काम बताओ। तो ये कांग्रेस के टाइम में बनी है सारी, ये दिल्ली से लेके डवाड़ी तक ये कांग्रेस के टाइम में, और रोहतक तक थी, ये तो हमने बनवाई है। नहीं कांग्रेस के टाइम में आपने रोहतक तक बनवाई है, रोहतक से आगे तो अगला मुद्दा लेते हैं, समय खत्म हो जाएगा ना, जब टाइम बहुत कम है। अगला मुद्दा लेते हैं। मुद्दा ऐसा है कि एक और सवाल हमारा है कि जिला में एक अस्पताल है यहाँ फतेहाबाद में, ये जब से जिला ये बना है अस्पताल, तब से ये 50 बेड का अस्पताल 35 साल पहले बना, 35 साल पहले बना था। आज तक इस अस्पताल का कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ। 200 बेड का हर बार घोषणा पे घोषणा होती है, लेकिन आज तक अस्पताल का काम शुरू नहीं कहीं भी नहीं हुआ। 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने का मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जितनी भी योजनाएं इंप्लीमेंट होनी थी वो सभी ठंडे बस्ते में चलेगी। फिर भी अर्थव्यवस्था पटड़ी पे लाने के लिए आपको तो टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, लेकिन आम जनता को, गरीब जनता को जो सरकार ने फैसिलिटी दी है, अभी दिवाली तक का राशन फ्री और 5,000 रुपए पर हर व्यक्ति बीपीएल कार्ड के हिसाब से हर हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, खुद मान के वो कांग्रेस राज में मंजूर हुआ था, जगह भी अलॉट कर दी थी हुड्डा सेक्टर के अंदर, और ये जो हॉस्पिटल वाली जगह ये हुड्डा को देने की फाइल चल पड़ी थी। इन लोगों ने आज वो सारा काम ठंडे बिस्ते में डाल दिया। 200 बेड का हॉस्पिटल 1 साल से है, मंजूर हुआ था। कोरोना 1 साल से है। कोरोना में आपकी क्या उपलब्धियां रही? आपकी सरकार ने क्या किया जनता को रिलीफ देने के लिए? कोरोना में आपने देखा होगा 2 लाख रुपए, जिस भाई की किसी की मृत्यु होगी, किसी की ट्रेजेडी होगी, तो उसको 2 लाख रुपए पर व्यक्ति उनके देने का काम करें। और जो बच्चे अनाथ हो गए, मान लो उनका माँ पिता जो भी चले गए, माता, नहीं आपने लोगों को बचाने के लिए क्या किया? इस महामारी में ये सरकार घरों में कैद होके रह गई। उनको बचाने के लिए हमने रसोई व्यवस्था हमने शुरू की है, और प्लाज्मा देने के लिए हमारे युवा मोर्चा और सारे कार्यकर्ता हरियाणा लेवल पे लगे। किसान मोर्चा हमारा सैनिटाइज और मास्क बांटने में हमने रात देने किया, और ऑक्सीजन के लिए हमने अमेरिका से लेकर के मास्क में तो आपने घोटाला किया है। मास्क में नहीं, वो आपकी सरकार ने किया है। इसी मास्क में, वो केजरीवाल जी ने किया। वहाँ आपके विधायक ऑक्सीजन बेचते पकड़े गए ब्लैक में, वो आपके विधायक वहाँ ब्लैक में बेचते पकड़े गए, ऑक्सीजन सिलेंडर बेचते पकड़े गए। आपका आरोप है कि आपके लोग तो ब्लैक कर रहे हैं ऑक्सीजन की। हमारे को तो कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी, अभी कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी दिखाता हूँ, क्लीन चिट दी कि मास्क कोई कोर्ट ने तो आपको ये भी कहा जो मोहल्ला क्लिनिक भी वो
बेकार के पैसा खर्च किया आपने, कुछ भी नहीं, उसका किसी को फायदा ही नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक बात है। आप कोरोना काल में ये सरकार घरों में कैद होकर रह गई, कहीं ये जो महामारी पूरे 24 घंटे जनता के बीच में विजय जी इस चीज के गवायन के पेपरों में कोई भी कांग्रेस वाले जब अब कोरोना चला गया उसके बाद कंट्रैक्टर पता नहीं कहाँ बचे। रिकॉर्ड की बात मैं बताता हूँ शर्मा जी, वो जो बचे अब तो कोई लेने वाला ने भी कोरोना खत्म हो गया, वो ले आगे जहाँ मैं देता हूँ इस बात में। आपकी सांसद ने 25 लाख के कंसंट्रेटर घोषित करे थे, वो कहाँ है? हमारे आगे दिखाओ ना। हमारे क्या आपकी सरकार ऑक्सीजन मुहैया करा पाई? बिल्कुल करा पाई जी, दिखाई नहीं दिया। सामाजिक संस्थाएं विपक्षी पार्टियां निकल के घरों से बाहर आई। इतनी महामारी फैली इसका किसी को अंदाजा नहीं था, एकदम जितनी महामारी फैली इसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर भी सरकार ने तत्परता से 5-6 दिन में इस पे कंट्रोल किया। गुरुआ जी ये बात मान जाओ, सच्चाई है। मेरी बात सुनिए, आपकी सारी सरकार घरों में कैद हो गई। बिल्कुल कैद नहीं, कोई रोज का सरकार कौन है? सरकार हम है। हाँ, आप घरों में कैद हो गए। केवल सामाजिक संस्थाएं विपक्षी पार्टियां वो सड़कों पे आए, उन्होंने लोगों की विपक्षी पार्टियों को दिखी नहीं जी, विपक्षी पार्टियों दिखी नहीं। आपके एमपीओ की सपोर्ट की है, आपके एमपीओ को ऑक्सीजन तक हमने मुहैया हमने वहाँ भट्ठू में, फतेहाबाद में, रतिया में वो प्लांट लगाने का काम वो भी पूरा हो गया। कई जिले में अभी तक प्लांट शुरू हो पाया, ऑक्सीजन प्लांट पूरे जिले में कहीं शुरू हो पाया है? अब तो कंस्ट्रक्टर के जो उसमें तो महसूस हो जाएगा। नहीं, इन्होंने जनप्रतिनिधियों की बात की, क्या जो चुने हुए नुमाइंदे हैं बीजेपी के और जजपा के, आप उनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट हैं? जनप्रतिनिधि जितना कर सकते हैं उन्होंने किया है, लेकिन कुछ आज के हालात के मुताबिक वो इतना नहीं कर सके जितना करना चाहिए था। ये आप ये बात अपेक्षा करते वो नहीं कर पाए, क्योंकि इसके कारण क्या अभी तो कोई भी उनका बाइकाट कभी तो कहता था वो वहां ना जा सके, वो वहां ना जा सके। ये दिक्कतें काफी आपको भी पता है, घरों से सबको पता है। नहीं घरों से तो नहीं, घरों तो क्यों सर, क्या आपके जनप्रतिनिधि है वो जनता के प्रतिनिधि नहीं, हमारे प्रतिनिधि नहीं, वो जनता के प्रतिनिधि है। यही बात पूछ रहा हूँ कि जनता के प्रतिनिधि है या वो सट्टेबाजों के, प्रॉपर्टी डीलरों के या ठेकेदारों के, ब्लैकियों के? ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपना नाम किसी के साथ जोड़ लेता है, वो उनका प्रतिनिधियों का ऐसा कितनी ऑक्सीजन कौन करवा रहा है? कल को आप साथ भी ऐसे ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सट्टे वालों के, ब्लैकियों के संगी साथी हैं। सरकार की शेयर होती है तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। तो क्या आप दूधाराम जी का कार्यालय है, वहाँ की 1 महीनों की वीडियो रिलीज कर सकते हो? वहाँ सट्टे वाले मिलते हैं, आम जनता मिलते हैं? देखो जनता के बीच जनता का प्रतिनिधि है, कोई भी वहाँ तो कोई भी जा सकता है। जनप्रतिनिधि से कोई भी आदमी जाके मिल सकता है। सही है। ये कह रहे हैं कि आम जनमानस नहीं मिल रहा, वो सट्टे वाले ही मिल रहे हैं। ये जनमानस क्यों नहीं मिल रहा? जनमानस मैं तो जब भी देखता हूँ उनकी लाइन लगी होती है, आप कहते हैं जनमानस नहीं मिलता। तो यही तो कह रहे हैं, वीडियो रिलीज करा दो, पता लग जाए। मैं सब जनता को पता लग जाए कि आप चुने हुए नुमाइंदों की इस कोरोना काल में और पूरे टर्नओवर 600 दिन में क्या संतुष्ट है उनकी कार्य प्रणाली से? चाहे एमपी हैं चाहे एमएलए हैं, संतुष्ट? ये तो घरों में छुप गए थे, दुबक गए थे। अगर हमारे प्रदेश में या देश में सामाजिक संस्थाएं या अच्छे व्यक्तित्व के लोग आगे ना आते तो ये महामारी पता नहीं कहाँ रूप लेती। संस्थाएं चुना हुआ नुमाइंदा तो एक नहीं दिखाई दिया, उल्टा इन्होंने तो गलत काम कराया, ब्लैक को बढ़ावा दिया, ऑक्सीजन की ब्लैक करवाई। ऐसे दवाइयों की जो 600 रुपए का इंजेक्शन आता है, 80 हजार रुपए का बिका, उन लोगों को कौन शेयर दे रहा था? उनको कौन बचा रहा था? ये सरकार के लोग बचा रहे थे अंदर। आप बचा रहे थे जो ब्लैक थे। बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष का काम है रोक लगाना। सांसद के खिलाफ तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी, वो गुम हो रहे हैं, दिखाओ। इसमें नहीं, इनका एक आरोप है कि सांसद गुमशुदा है। नहीं गुमशुदा, उस दिन यहाँ आके नहीं गए, आप भी थे उस दिन, तो मीटिंग में अम्बेडकर जी के बाबा साहब के यहाँ पे आए थे। और जब आपने ये अपना जो गुमशुदा वाला लगाया उस दिन उन्होंने वर्चुअल बैठक की है यही सरसा में और फतेहाबाद में। किससे? तो आपसे
सभी से हमारे से कभी नहीं, किसी जनता से किसी ने कभी नहीं की। ये तो अपने दिन गिन रहे हैं, हमारे इतने दिन पूरे हो गए, खुश होते हैं हमारे, चलो शुक्र है 600 दिन तो बीत गए हमारे। ठीक हमारे दिनों का मतलब ये है सरकार गिरने वाली है, अंदर खाने के अंदर सारे इनका आपस में बहुत बुरा हमारा जैसे ना लोग इनको सड़कों पे आने दे रहे, बाहर नहीं आने दे रहे। 5 साल पहले 5 साल आगे वाले भी भगवान की दया जो लोगों में सहयोग रहते इसी तरीके 5 साल और हम आगे जाएंगे। लेकिन बात ये है अभी हमने जो आप कह रहे हो, जैसे भाई साहब कह रहे हैं अभी एमपी साहब की एमपी साहब भी इस विषय पे बोली थी भी मैं आने के लिए तड़प रही, लेकिन आपको पता है भी क्या माहौल क्या वातावरण किस तरीके से हम नहीं चाहते। जो सरकार का दायित्व बनता है सरकार इसको सरकार का सरकार का मतलब ये होता है भी कोई ऐसा फसाद ना हो, कोई दंगा ना हो, कोई ऐसा सिस्टम हमारी। तो ये माहौल कब तक रहेगा? अभी वो तो ऊपर चल रही है बात, जब तक ये वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे तो वैसा बना। वो तो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, लेटर लिखा है, हम भी कह रहे हैं तैयार हैं, तो फिर कहाँ कमी है, गैप कहाँ पे है? यही तो बात है, ये तो किसानों को मार रही है। अब इतने 7 महीने से किसान हमारा वहाँ सर्दी में नरेंद्र तोमर जी ने कितनी बार बोला आपके सामने भी वार्ता के लिए हम तैयार हैं, वो बोल रहे हैं, बुला तो नहीं रहे। बात करें इतना बड़ा आंदोलन और इतना लंबे टाइम आंदोलन आज तक पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं चला जो आज किसानों का चला है। ये कोई ऐसे नहीं चल जाता, जब अंदर से कोई दुखी होता है वो जाके वहां बैठता है। आज इन्होंने, मैं एक और बात चेंज करूंगा, देखो पेस्टिसाइड पर आज तक किसी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया था, ये पहली सरकार है टैक्स पेस्टिसाइड पर टैक्स लगाया, खाद के रेट बढ़ाए, बीजों पर टैक्स लगाया, बीज के रेट बताया, किसान को मार रही है सरकार, जबकि मूल्य बिल्कुल समर्थन मूल्य दे नहीं रहे किसान की, वो खत्म कर रहे हैं, मंडियां खत्म कर रहे हैं और बिल्कुल किसानों की मांग अगर किसी ने पूरी की है तो भाजपा की सरकार ने आकर के पूरी किया। किसानों की मांग पीछे से इतिहास उठा के देख लो, आप बिना मांगे किसानों का कानून थोप दिए 3 फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड और अपना क्या नाम है और डीजल का रेट उसी हिसाब से अनुपात में निकाल के देख लो। इतना रेट तो आप देखो ना, 30 रुपए जब बढ़ा था तो तब आप लोगों ने कपड़े उतार के प्रदर्शन किए थे। डीजल अब पेट्रोल 100 रुपए होने जा रहे हैं, आप लोग बोल ही नहीं रहे। डीजल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलता है सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो 30% है, बाकी का 60-70% तो टैक्स में है। गरीब को 2 वक्त का खाना चाहिए, उसको तेल के बिना वो जी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, 2 वक्त का खाना उसको जरूर मिलना चाहिए। ये आपकी हर आदमी को केवल अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है कि मेरी जान बचे, यही मेरा वो है। लोगों की सांस तो ले रहा हूँ, आप लोगों ने जान का मतलब तो आप समझते हो भी आज से 70 साल पहले केवल 2-3% घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो गया नहीं है, ऐसा कुछ कांग्रेस के टाइम में +8% थी, माइनस में है। कांग्रेस के टाइम भी बड़े बड़े घरानों के हिसाब से सरकारें चलाते रहे हो। आप ये मानते हो ये भी घरानों के हिसाब से चला रहे हैं, आप भी घरानों के हिसाब से, आप ये मानते हो कांग्रेस ने भी घरानों के हिसाब से। आज मेरी बात सुनो, उद्योगपति कोई अपने काम करके कोई प्रोग्रेस कर जाता है वो उद्योगपति बन जाता है। अब केजरीवाल पहले बड़ा केजरीवाल है, आज इसको पूछो कितनी संपत्ति है जी, केजरीवाल कितनी संपत्ति है, आप बताओ ना, आप कांग्रेस के लीडरों से पूछो कितनी संपत्ति है, फिर कल कौन बड़े घराने कह देंगे। सर आपको ऐसा नहीं है, आप बीजेपी वाले भी उसी रेस में हैं। उसी रेस में नहीं है, हम उसी रेस में नहीं, हम तो इनको दिखाते हैं भी अपना भी देखो, आईना देखो, आईना देखो, आपकी सीआईडी सीआईडी सब ने छापे मारे। केजरीवाल पैदल चलने वाला जो कहता था मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लेगा, वो आज देखो आपने कितने छापे मारे, उसके देखो मिला है आपको कभी, उसके आपको एक भी मिला कभी? उसका देखो ना, मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा था, मैं तो आपके मंत्री विधायक सारे जाके शिकायत करते हैं कि अफसरशाही बेलगाम है। आपकी सरकार की अफसरों पे क्या पकड़ नहीं है? बिल्कुल पकड़ है। तो आपके विधायक तक भी कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ना ऐसी कोई बात कितनी बार मुख्यमंत्री तक विज तक जाके देवेंद्र बबली ने तो सरेआम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बात नहीं है, जो कोई काम जनता के काम होते हैं वो सब करते हैं। कई बार मेरी अपेक्षा होती है ये काम विजय जी ने मेरे को कह दिया तो मैं प्रेस बना लेता हूँ, विजय होना चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत कोई बात आ जाए तो उसको कहते हैं फिर अफसरशाही हावी है। अफसरशाही हावी कैसे हावी है? आप बताओ क्या अफसरशाही हावी है? कैसे अफसर ही है, एमएलए मंत्री तो कुछ नहीं, अफसर चला रहे हैं, इन लोगों को तो पता ही नहीं है। एमएलए वो तो दलाली कर रहा है,
कौन कर रहा है? सट्टेबाज, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्कुल। ये कहने का साथ अपोजिशन का क्या काम होता है? आप एक सामान को ले आओ फिर तो बार उठाते रहो। नहीं उठाना बात अलग है। नहीं कोई सबूत है क्या? सबूत लाओ, आप ऐसे आरोप तो नहीं लगा सकते। आरोप लगाना एक अलग बात है। तहसील कार्यालय में क्या होता है आपको जानकारी है? कौन सो? तहसील कार्यालय में सारे कोड वर्ड चेंज कर रजिस्ट्री करवाई जाती है, वो कौन करवाता है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हमारे पास लोगों ने इतने टैक्स बढ़ाए हैं, 2 रुपए वाला 2000 रुपए स्टाम्प पेपर हो गया। इसी तरह मैं कितना एग्जांपल तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। हर चीज पे टैक्स, इतनी जीएसटी का, गब्बर सिंह टैक्स, इतना टैक्स है सरकार को, इतनी आमदनी, पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा मैं बताऊं कहाँ जा रहा है? आप केवल एक काम कर रहे हो, सिर्फ मेरी प्लीज एक मिनट सुन लो। केवल ये अपनी छवि बनाने के लिए पैसा उस पे अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपया इसको दे रहे हैं, चैनलों को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और जितने भी साधन है इनको, अपने प्रचार माध्यम साधन है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। 500 केवल झूठा प्रचार करने के लिए एकड़ में एक आधुनिक बाजार बनने जा रहा है सोनीपत में। का जो पैसा है अपने 7,000 करोड़ रुपए की लागत से। फतेहाबाद एकमात्र जिला है जहां पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई इंजीनियर कॉलेज नहीं। आपको कोई भी ऐसा जिला नहीं मिलेगा जहां इन तीनों चीजों में से एक चीज ना हो। सिर्फ एक फतेहाबाद जिला है जिनमें तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है। हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है सरकार। आप तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोलने की, जैसे ही सरकार बनी थी पहले ही साल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आप तो हॉस्पिटल तक नहीं बना पाए 7 साल में, मेडिकल कॉलेज की हम कैसे आप पे विश्वास कोई करें? एक काम नहीं गिना पाया कि हमने ये काम किया इस सरकार। शिक्षा से संबंधित है, इसलिए एक क्वेश्चन है दोनों से, इनसे भी है क्यों इन्होंने बहुत ज्यादा राज किया, 600 दिन से 566 में जब हरियाणा बना था और जब फतेहाबाद की जनसंख्या थोड़ी सी थी और 5 स्कूल थे, और आज 66 से कितने साल हो गए, वही 5 स्कूल है। ना इन्होंने कोई स्कूल की बढ़ोतरी करी सरकार की, और ना इन्होंने 600 दिन में कोई की। 5 स्कूल से वो तो 5 के 5 है, और प्राइवेट स्कूल 50 हो गए। कहाँ पे क्या गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे? शहर फतेहाबाद की बात कर रहा हूँ। आप एक भी स्कूल 66 के बाद नया बना तो बता दो, सरकारी स्कूल, और आप बता दो 600 दिन में आपने एक भी स्कूल बनाया। कांग्रेस राज में यहाँ जगजीवनपुरा के साथ एक 5वीं के बच्चों का स्कूल बनना था 2 कमरे का, वो 600 दिन के बाद अब नींव रखी गई है। हमने स्कूल नहीं, जो स्कूल बंद पड़े थे उनको भी चलवाया हमने। तो बताओ, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ने नहीं जाता था, आज सरकारी स्कूल की तरफ लोगों का रुझान है। और सरकारी और साहब बताओ विजय जी, ऐसे करो आप मेरे साथ चलो, कौन से गाँव में क्या स्कूल सरकार जो है स्कूलों की हालत इतनी सुधार किया है सर। सरकार ने तो 125 स्कूल तो बंद करने का लेटर भी जारी कर दिया है। ये संस्कृति मॉडल सुनो, संस्कृति मॉडल इन्होंने 1685 स्कूल तो हरियाणा में ऐसे घोषित कर दिया जिनको हरियाणा बोर्ड से सीबीएसई को लेने का बात कर ली, क्योंकि सीबीएसई के बिना ठेकेदार है वो, जो इनको ठेका पड़ता है, इनकी जो हर महकमे में है वो ठेका पड़ता ताकि इनको सीबीएसई बोर्ड में करो, फिर ठेकेदार को दे दो। इन्होंने ये काम चालू कर दिया। इनका कहना है कि जो संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए हैं वो एक तरह से महंगे हो गए हैं, वहां 250 रुपए 500 रुपए फीस रख दी गई है। वो सरकारी स्कूल तो रहे नहीं, हो तो ठेके वाले प्राइवेट स्कूल ही हो गए। कितने बनाए हैं जो संस्कृति मॉडल स्कूल बने हैं? संस्कृत मॉडल स्कूल एक रतिया में बने हैं, एक मेरे ख्याल यहाँ क्या नाम है इसका बोडिया में। आपको आंकड़े आपको बताऊं, सरकार आपकी है 5-7 स्कूल बनाए हैं। संस्कृत मॉडल कितने बनाए? 1685 जरूरत थी नहीं, इनकी जरूरत थी जहाँ बढ़ाए गए हैं, बाकी तो सारे स्कूल सरकारी हैं। वैसे ही कांग्रेस के क्या ये निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं? हम शिक्षा में निजीकरण की तरफ तो नहीं, सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। निजीकरण की तो क्या हरियाणा बोर्ड में सुधार नहीं हो सकता? इसमें सुधार कुछ ना कुछ ऊपर से जैसे देखा उन्होंने, कोई कमी थी तो उसको पूरी करने की कोशिश की है। नहीं, सुधार हरियाणा बोर्ड में नहीं हो सकता। हरियाणा बोर्ड अपना फर्जी है। नाना फर्जी क्यों है? हरियाणा बोर्ड बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है, सारे क्लासों में अच्छा। क्यों बदल रहे हैं नाम, क्यों उसको सिस्टम को बदल रहे हैं? सीबीआई में क्यों ले, सीबीएसई में क्यों ले रहे हैं? जी शर्मा जी, स्कूलों का मुद्दा उठाया जब हमारी सरकार थी। मुझे इतना याद है कि एक बार डीसी ने मेरे से ये कहा कि आप पूरे जिला परिषद मेंबरों के ब्लॉक, पूरे जिले के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कहीं भी कहीं कमरों की जितनी भी कमी है वो लिस्ट मुझे दो। मैं हर ऊपर से हमारे पास इतनी ग्रांट आ रही है और ऊपर से रिपोर्ट मांगी गई है कि जितने स्कूलों में कमरे कम है वो पूरे किए जाए। और मैंने पूरे जिला परिषद मेंबरों की, ब्लॉक समिति मेंबरों की, सारी ब्लॉक समितियों की एक लिस्ट मंगवाई कि कौन से गाँव में किस स्कूल में कितने कमरों की जरूरत है, और वो हमने उस राज्य के अंदर, उस सरकार के अंदर बनवा के दिए। और इसके अलावा
हमने हर ब्लॉक के अंदर 6-6 स्टेडियम बनवाए, स्कूलों में, हर गांव में, बड़े बड़े गांवों में हमने स्टेडियम बनवाए। शिक्षा की तरफ तो जितना कांग्रेस के राज में ध्यान दिया गया था, फतेहाबाद में 5 स्कूलों से ज्यादा बड़ सरकारी स्कूल की जरूरत ये नहीं। शहर की बात कर रहे हो आप। शहर में कोई ऐसी हमारे आगे डिमांड नहीं आई कि कोई स्कूल बनाया जाए। अगर डिमांड आती तो जरूर बनवाते, ये कोई मुद्दा ही नहीं था। शिक्षा की तरफ बहुत बड़ा ध्यान था हमारा। 50 स्कूल प्राइवेट कैसे चल रहे हैं अगर शहर में जनसंख्या नहीं बढ़ी? कोई डिमांड नहीं की शहर में। गाँव में जहाँ स्कूलों में कमरों की कमी थी या कहीं स्टेडियम की जरूरत थी, कहीं कमी नहीं रहने दी। आप ये देखो कि हमारी नगर परिषद के पास बजट आया 5 करोड़ का, वो लैप्स होके हाथी भेज दिया गया। हालत ये है कि एक पपिया पार्क है यहाँ फतेहाबाद में, सबसे बड़ा पार्क है। अगर आप जाओ ना, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी गोडों तक की घास उगी हुई है। कोई यहाँ पे ऐसा लगता नहीं कि बल्लीवारस भी है। इस पर क्या कहोगे? चलो आपने ये मुद्दा उठाया है, बाकी ठीक बात है जी। अगर 5 करोड़ की ग्रांट लैप्स की गई है तो ये प्रशासनिक अधिकारियों का कुछ इसमें कमी लगती है। प्रशासनिक अधिकारियों या नगर परिषद के एमसीओ इसके लिए सरकार ने आगे से इसीलिए वो डायरेक्ट जो चुनाव प्रणाली प्रक्रिया शुरू की है, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, स्वतंत्र होकर काम कर सके, इसलिए वो डायरेक्ट चुनाव का जो नगर परिषद का चेयरमैन होगा आगे डायरेक्ट होगा। इसमें कोई जो भ्रष्टाचार की बू आने वाली बात, बिल्कुल ये खत्म करने की कोशिश है। और जनप्रतिनिधि को अगर वो खरा नहीं उतरता उसको वापस बुलाने का अधिकार भी इसी गवर्नमेंट ने, बड़े बड़े काम जो कोई कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कुछ नहीं है। सरकार ऐसे काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है भी। तुष्टिकरण की नीति पे चलिए कि हमारा कोई विधायक भाग ना जाए, केवल विधायकों की तुष्टिकरण नीति चाहती है। जिस काम जो काम जनता चाहती है वो माननीय मुख्यमंत्री जी उस काम को करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है भी वो किसी के कहने से या कुछ और, वो सोचते हैं पब्लिक की। परिवहन सेवाओं में जो रोडवेज की बसेज हैं, उस सेवा को बढ़ाने में आपकी सरकार ने कितना काम किया? सेवा को बढ़ाने में हरियाणा जो ट्रांसपोर्ट विभाग था हमारा पहले घाटे में चला करता था, लेकिन जब से ये हमारी सरकार आई है, आप पीछे देख लेते, अब तो चलो बंद का भी है, कोरोना की वजह से का भी लॉस हुआ है। उसके बाद घाटे वाला वो हमारा क्या जादू किया आपने? जादू क्या किया? कैसे प्रॉफिट में कैसे आया है? प्रॉफिट में ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से आपने बसें बंद कर दी, प्राइवेट पे डिपेंड हो गए, तो अपने आप ही जो घाटा कम हो गया। ना ऐसा आप ये बताओ कि 10,000 बसों की डिमांड है हमारी, आपने कितनी बसें दी? हमारे जिला फतेहाबाद में आपने कितनी बसें दी? अब 6,000 के करीब बसें चलती है सारे हरियाणा में, और 10,000 की और डिमांड है रोडवेज की बसों की, लेकिन आपने जिले को कितनी बसें दी? इसमें भी चल रहे हैं। इसमें जो मंत्रालय है, ट्रांसपोर्ट विभाग है, वो इस पे मंथन कर रहे हैं भी। अगर जरूरत होगी तो जरूर बसें मनोहर लाल जी करेंगे, ऐसी बात नहीं। पूरी तरह फेल सरकार है, फेलियर सरकार है, टाइम पास कर रही है और कुछ नहीं है, तो दिन गिन रहे हैं। आपके पास कोई और उपलब्धि आप गिनवा सकते हैं सरकार की? 6 तो बता नहीं सके। नहीं 6 क्यों, कितनी मर्जी मेरे पास किताब है। आप बताइए, बताइए आप अपनी उपलब्धियां बताइए। सिर्फ फतेहाबाद की गई है, फतेहाबाद का पत्थरों में विश्वास नहीं करते हमने। आप बिना पत्थर की उपलब्धियां बता दीजिए भी ये सरकार ने जिला फतेहाबाद के लिए ये किया। कितने नाम मुश्किल हो रहा है ना हमारे लिए उपलब्धियां गिनवाना। सरकार कोई गल नहीं, सरकार कहती है हमने बहुत काम किया है, सरकार कहती है बहुत काम किया है। फतेहाबाद सर एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ सरकार आई ना जब नई, मुख्यमंत्री ने एक सीएम विंडो खोला कि मेरे पास लोग ना आए, भीड़ ना लगे, काम लोगों के आसानी से हो। वो सीएम विंडो लोग लगाते हैं अधिकारियों और जो आपके एम्यूनिटी पर्सन है उनकी मिली भगत का एक अड्डा बन गया। वहाँ क्या करते हैं वो अधिकारी, बड़े अधिकारी के खिलाफ जांच होती है, छोटा अधिकारी करता है, एम्यूनिटी पर्सन साइन कर देता, सीएम ऑफिस जाती है, फाइल हो जाती है। सीएम विंडो में 80% जो शिकायतें आती हैं वो लोग जितने भी जिनकी भी कोई समस्या होती है उसका समाधान किया गया। ये रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूँ। नहीं रिकॉर्ड की बात नहीं, नहीं, वो तो आपने उठा ली, जनता इससे खुश है। सीएम विंडो से लोगों को लगता है भी सीएम हमारे दरबार में ही है। नहीं, अब आने वाले टाइम में पंचायत के चुनाव भी हैं, जिला परिषद के भी हैं, नगर परिषद नगर पालिकाओं के भी हैं। आप किन उपलब्धियों के दम पे लोगों से वोट मांगने जाएंगे? क्या कहेंगे कि हमने ये किया और हमें वोट दो? हमने सबसे पहले पारदर्शी शासन देने का जो काम किया है वो सम्मान है, पारदर्शी नौकरियां देने का हमने जो काम किया है, इससे बेरोजगार आदमी सब खुश हैं। ये मुद्दा एक हमारा बहुत प्रभावी मुद्दा है।
और जो अपना रजिस्ट्री है ऑनलाइन की है, इससे लोगों को बड़ी राहत महसूस हुई है। उससे एक विंडो आपने और बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार बढ़ा है वहाँ पे, कोई राहत नहीं है। तंग हो रही आज के दिन। ऐसा सरकार की तरफ से कुछ ऐसा सरकार है, ऐसा सुनो है, तहसीलदार आपकी चार्जशीट हुई है इस बात पे, वहाँ भ्रष्टाचार की। ऐसा तो हर एक सरकार में ऐसा कोई अधिकारी करेगा तो फंसेगा भी, उसको भुगतना भी पड़ेगा। सरकार में एक बात तो रही है कि कोई अधिकारी अगर गलत काम करता फंसा है तो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई नहीं होगी। मुकदमा दर्ज कार्रवाई है, उसके और क्या है, सेटिंग करने के लिए उसके ऊपर जो कार्रवाई बढ़ती है होगी, आपकी सरकार जाने के बाद होगी। और उसके बाद इनका ये कहना है कि मुकदमे दर्ज होते हैं लेकिन उसके बाद सेटिंग हो जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई अंजाम तक नहीं पहुंचता मुकदमा। समय लगता है, ऐसी बात नहीं है, उसमें पहुंचेंगे वहां भी। इन्होंने कहा कि पारदर्शी है हमारी सरकार। पारदर्शी आपकी सरकार, बिल्कुल सारे डिपार्टमेंट ऐसा कोई है जिसमें वो तो ना। अब ब्लॉक समिति, अब ये चुनाव आ रहे हैं पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, मैं तो कहता हूँ इनमें आपका अगर टिकटों पे चुनाव हो जाए, पार्टियां अपने पे करें, अगर बीजेपी से कैंडिडेट आ जाए तो मेरे को बता देना। कहीं कैंडिडेट इनकी टिकट लेने को तैयार नहीं है। आज इनके चुनाव चिन्ह पे अगर कहीं कोई खड़ा नहीं होगा तो लोग उसको गली में नहीं आने देंगे। ये लोग पता है इनको, सच्चाई से पता है, आज तो हाँ नहीं करते। आज समझिए एक मुद्दा और रह गया, करंट मुद्दा चल रहा है, बिजली बोर्ड में ट्यूबवेल का कनेक्शन का मुद्दा चल रहा है। और ट्यूबवेल का मुद्दा आपने जब सिक्योरिटी भरवाई थी, लोगों से कोई शर्तें नहीं बताई गई थी कि 100 मीटर का गहरा होगा, या आपका मतलब जमीन मतलब 70 एरिया में होगी, या आपकी जमीन 2 एकड़ नहीं होगी, आपका नहरी पानी लगता हो। अब आपने भिन्न शर्तें लगा दी, सारे पैसे जमा कर ट्यूबवेल लगा। आज सभी के कनेक्शन होने लग रहे हैं, कोई ऐसा नहीं आया जो जिसने ये कहा हो मेरे कनेक्शन नहीं हो रहा। आपके मंत्री आपके मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अगर पानी 100 फुट से गहरा है तो आपको ड्रिप इरिगेशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो कनेक्शन नहीं मिलेगा। नहीं ड्रिप फिर उसमें भी बहुत अच्छा नहीं, ये जब वो कह रहे हैं कि जब सिक्योरिटी भरवाई गई थी, लाखों रुपए सिक्योरिटी भरवाई, मोटर कह दिया मोटर फलां कंपनी की लेनी पड़ी, वो सारी बातें मान ली। अब जब कनेक्शन देने की बारी आई तो क्यों शर्तें लगाई जा रही हैं? शर्तें तो पहले भी लगाई थी, ऐसी बात नहीं, ऐसी शर्त नहीं थी तब, थी जब नया कनेक्शन, अगर 50 की मोटर अगर तो किसी ने नया कनेक्शन अप्लाई करना है तब तो शर्तें लागू करो, जिसने पुरानी सिक्योरिटी भरी है। अगर 50 की मोटर लगाएगा तो उसमें शर्तें सर 7 साल से उस टाइम कोई 7 साल से वो भटक रहे हैं, उसके ऊपर शर्तें थी, जो 20 की या 30 की मोटर लगाएगा उसको कनेक्शन कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा नौकरी के लिए फार्म भरता, पहले बता दिया जाता आपके पास ये क्वालिफिकेशन चाहिए, आपने इसमें कोई नहीं बताई। अब सारी शर्तें आपने ओपी कनेक्शन ना देने के लिए और पैसे जमा कनेक्शन देने के लिए नहीं, ये पानी की कमी की वजह से है। ये आने वाला पहले जाता था उस टाइम पानी की जो देखा है, अभी पानी बहुत गहरा चला गया, 400 450 नीचे चला गया क्या? हर बार 30 फुट नीचे चला जाता है। पानी तो लगातार नीचे जा रहा है। कहोगे शर्तें लगाओ, अगली बार आप कहोगे भी शर्तें लगाओ, पानी बचाओ। नहीं बिल्कुल, पानी ही कल है पानी। अगर कल जब जीना रहना तो पानी ही चाहिए। नहीं तो फिर आपको सिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए उनके टाइम, जो ट्यूबवेल नहीं लगवाने देना चाहिए था। ट्यूबवेल लगे 5-5 लाख रुपए, हर खेत में ट्यूबवेल लगा, पूरे एरिया में राउंड मार के देख लो। पहली बात तो 5 लाख ट्यूबवेल पे लगता नहीं ना। नहीं, ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपने सिक्योरिटी भरवा ली, उन्होंने बोर कर लिया, ट्यूबवेल लगा लिया, मकान बना लिया, आपके से 1-1.5 लाख रुपए, जो जितना गहरा है वो 2-2 लाख रुपए तक भी लग जाता है। एस्टीमेट बनवा के 3-3 लाख रुपए जमा करवा लिए, 2.5 साल हो गए। उनको कनेक्शन भी मिल रहे हैं फटाफट, काम मिल रहे, वो तो कह रहे हैं कि भी अब शर्तें लगा दी हैं। ना कोई शर्त नहीं है, सब लग रहे हैं एक्शन के साथ। कितने कनेक्शन हो रहे हैं? मंत्री कह रहा है 100 फुट के गहरे चौबे से नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उसमें माइक्रो इरिगेशन का सिस्टम होगा। ये सरकार चाहती है कि किसान खत्म हो, उस किसान को मजदूर बन जाए किसान, ताकि ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की इनकी इंडस्ट्रियों में नहीं, मजदूर और किसान तो एक ही है। किसान मजदूर खत्म नहीं करना चाहते हो आप? किसान मजदूर, हम भी किसान है, सब ये बैठे हैं, हम किसान है, ऐसी बात नहीं। मजदूर और किसान कितनी नीतियां बनी है आज तक सारी किसान के खिलाफ बनाई आप लोगों ने। के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं जो हुई हैं, जो उनकी पुरानी डिमांडें थी वो सारी सरकार ने पूरी की हैं। अच्छी बनाई। अब कुछ प्रयोजित लोगों ने बहका करके कुछ ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया, नहीं तो उनकी मांग थी जो एमएसपी बाजरी खरीदी थी पिछली बार, अब की बार बंद कर दिया आपने, क्योंकि भावांतर स्कीम के लाएंगे, एमएसपी बाजरी नहीं खरीदेंगे। मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि 750 करोड़ का घाटा हो गया सरकार। ये तो बार चेंज होता रहता है, जब इस बार ज्यादा है, पिछली बार कम हो जाएगी, इसमें ये नहीं है। नहीं, सरकार ने इस बार कह दिया कि हम बाजरा नहीं खरीदेंगे, अगर खरीदेंगे तो भावांतर योजना के तहत खरीदेंगे। तो फिर एमएसपी कहाँ रहेगी? आप कह रहे हो एमएसपी लागू है,
नहीं एमएसपी तो लागू है, तो लागू क्यों नहीं? खरीद 14 फसलों पे मुख्यमंत्री कह रहा खुद, कणक पे लागू है, जीरी पे लागू है, सभी पे लागू है। बाजरी भी क्यों बंद कर दी? बाजरे पे अभी मेरे को तो नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है। आपकी सरकार ने कहा था कि 8वीं से लेकर 10वीं वालों को टैबलेट देंगे, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, 2 साल हो गए इस घोषणा को, अभी तक किसी बच्चे को नहीं मिला है। चलो वो भी सोचेंगे, देंगे, अगर कहा तो देंगे। जब सरकार चली जाएगी कि तो अगला चुनाव आएगा उसमें गिफ्ट में देंगे। नहीं, आप कह रहे हो कि निकलने का बाहर माहौल नहीं है, हमारे नुमाइंदे निकल नहीं पा रहे, अब चुनाव में फिर कैसे वो लोग बाहर जाएंगे? चुनाव आने दो, अभी चुनाव में उस टाइम तक सुधार करेंगे। तो क्या चुनाव आप नहीं करवाने जा रहे? नहीं करवाएंगे चुनाव, क्यों नहीं करवाएंगे? चुनाव की तैयारी चल रही है, ड्रा सिस्टम निकल रहा है, उसके बाद चुनाव होंगे। आज हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार के 600 दिन पूरे होने पर उनकी उपलब्धियों खामियों के ऊपर डिबेट की, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष बलदेव जी गरोहा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने सबका समान विकास किया है, सबके लिए काम किया है, किसान मजदूर बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। लेकिन विपक्ष के नेता अरविंद शर्मा जी और सुशील बिश्नोई जी ने उनके सभी दावों को बिल्कुल झूठा करार दिया है और कहा है कि ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है और पूरी तरह से ये सरकार विफल साबित हुई है। अब ये जनता ही इस बात का फैसला करेगी कि ये सरकार कहाँ तक सफल हुई है और कहाँ असफल हुई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्द ही मिलेंगे नई डिबेट पर, नए मुद्दे पर फिर आपसे मिलेंगे। आपसे आग्रह है स्ट्रीट मेल टीवी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो पार्टिसिपेट हमारे साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बलदेव जी गरोहा, सुशील जी बिश्नोई, अरविंद जी शर्मा, इनका भी इस डिबेट में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।